दोस्तों, आशा है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो ये मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, ये आपके यूजीसी नेट में ऑलरेडी आए हैं ऑफलाइन। चलिए हम 26 क्वेश्चन पे थे। 26 क्वेश्चन है कि नाउ मैच द फॉलोइंग वर्टिकल कंट्रोल कैरेक्टर्स इन फोर्ट्रान विद देयर इफेक्ट्स। देखिए इसमें आप देखिए ये जो आपको दिया हुआ है ब्लैंक, सिंगल स्पेस, 0, डबल स्पेस, 1, इजेक्ट पेज प्लस ओवरप्रिंट, तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम दैट परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें परमिटिविटी को कंपेयर कराना है। तो आप देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, एयर का परमिटिविटी कितना होता है? 1, अल्कोहल का 25 होता है, इथाइल आपने पढ़ा होगा C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल। ग्लास जो है, ग्लास का होता है परमिटिविटी 4 to 7, और जो आपका ये फ्रेश वाटर है इसकी परमिटिविटी ज़्यादा होती है, दैट इज 80। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि एयर की 1 है, और जो आपका ये अल्कोहल है इसकी परमिटिविटी 25 है, जो आपका ग्लास है इसकी परमिटिविटी 80 है, सॉरी 4 to 7 है, 4 to 7 है, यही तो बोल रहे हैं ना। एयर की 1, अल्कोहल की 25 और ग्लास की 4 to 7 है, और फ्रेश वाटर की सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स ये कितनी है? इट इज़ अराउंड 80। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बताया भी था। डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का कंपेयर करना आता है। मैंने आपको बताया था एरर प्रोबेबिलिटी ASK का जनरली होता है हाफ ERFC अंडर रूट EV बाय N0, 4N0। N0 क्या होता है? नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट, नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और EB क्या होती है? बिट एनर्जी, एनर्जी पर बिट, या बिट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो बिट एनर्जी बोलते हैं हम इसको। तो ये जो बिट एनर्जी होती है दैट इज ये EB मेनली होती है AC² TB/2। अब आप इसमें देखिए ASK का मुझे मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ठीक है ये जो भी AC² TB/4 होना चाहिए। FSK का जो है ये होना चाहिए सेकंड, और DPSK का फर्स्ट होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा 2, ASK का। यहाँ पे जनरली इसने क्या किया है कि EB² को इसने AC² TB लिया है। जब AC² TB लेंगे तभी आपका 5 4N0 आएगा ASK में, PSK में N0 आएगा, FSK में ट्वाइस N0 आएगा, और DPSK में e⁻⁻, ये होता है हाफ e⁻⁻EB/N0, ये DPSK में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? इट इज द लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए फाइबर। एक फाइबर की कितनी क्षमता है कि वो लाइट को कलेक्ट कर सके। न्यूमेरिकल अपर्चर इज द लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये जो आपका दिया है इसमें आप ये जो फॉर्मूला है ये इट इज फॉर नंबर ऑफ मोड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑप्टिकल फाइबर। जो 10 log base 10 P इनपुट बाय P आउटपुट है, इसका जो राइट आंसर है वो है एटीन्यूएशन फैक्टर। एटीन्यूएशन जानते हैं ना, द लॉस ऑफ द सिग्नल थ्रू फ्री स्पेस, जो dB/किलोमीटर में है। 1/L रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रुप डिले पर यूनिट वेवलेंथ, TG है ना ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्पर्जन कॉजिंग पल्स स्प्रेडिंग, जिसमें पल्स स्प्रेड करती है। और दूसरा L N1-N2 ऑफ N1/N2C, इसका होगा इंटरमोडल टाइम डिले। जनरली इंटरमोडल इफेक्ट मल्टीमोड फाइबर्स में ही पाया जाता है, एंड इट इज ड्यू टू द पल्स ब्रॉडनिंग इफेक्ट। ये पल्स ब्रॉडनिंग की वजह से होता है, ड्यू टू दी ड्यू टू दी प्रोपिगेशन डिले डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट पल्सेस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिस्पर्जन होता है, ये जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्स, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्स, जिसको आप कह सकते हैं एज दे ट्रेवल टू दी फाइबर, लाइट पल्स का स्प्रेड होना, फैलना एज दीज
as these travel through the fiber, travel in fiber, optical fiber, ठीक है। और dispersion में क्या होता है कि it reduces the distance that the signal travels inside the fiber। ये क्या करता है डिस्पर्जन, पहला तो स्प्रेडिंग करता है, दूसरा क्या करता है डिस्टेंस को रिड्यूस करता है एज द सिग्नल जस्ट ट्रेवल इनसाइड द फाइबर। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है, देखिए ये इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए लैग, लैग जनरली डैम्पिंग फैक्टर इंक्रीज करता है। उसके बाद क्या है, जो ये आपका ये लीड है, एक्चुअली दिस इज लीड, दिस इज लैग लीड है ये, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें लीड का इट इंक्रीजेस बैंडविड्थ, जो लैग लीड होगा ये सेकेंड ऑर्डर का होगा, और जो रेट होगा ये एटीन्यूएशन बताता है, तो इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन है, द वैल्यू ऑफ थिन फिल्म रजिस्टर कैन बी चेंज्ड इवन आफ्टर फैब्रिकेशन। आप ये पहले ये पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा है, पहले तो ये सब पढ़ना जरूरी है। अब ये ऑप्शंस जो है नेट में चेंज हो गए हैं, इसमें जो ये 1 2 3 4 लिखा रहता है ना, ये ऊपर नीचे कर देते हैं हर क्वेश्चन के लिए, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से आंसर लगाना है, बहुत ध्यान से सही करना है। देखिए असर्शन है, the value of thin film resistor can be changed even after fabrication because this is done by means of trimming। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको यही बोलूंगी कि इस ये वाला तो फॉल्स है और ये ट्रू है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए ट्रिमिंग मतलब होता है काटना, थिन फिल्म रेजिस्टर क्या होता है कि इट हैज अ मेटालिक फिल्म दैट इज वैक्यूम डिपॉजिटेड ऑन इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट। थिन फिल्म रेजिस्टर क्या होता है, एक तरह की मेटालिक फिल्म होती है, डिपॉजिटेड ऑन इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट, डिपॉजिटेड ऑन इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें आप देखो कि ये मेनली मोर एक्यूरेट होता है, इसका बेटर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जो थिन फिल्म रेजिस्टर होता है इसके एडवांटेजेस क्या होता है कि मोर एक्यूरेट होता है, बेटर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका, बेटर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका, एंड इज मोर स्टेबल, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इट इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये मेटालिक फिल्म होती है जो कि मेनली दैट इज वैक्यूम होता है, डिपॉजिटेड ऑन इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या हम इसे ट्रिमिंग के माध्यम से करते हैं, नहीं। क्या हम ट्रिमिंग कर देंगे रेजिस्टर की, नहीं, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट है, नेटवर्क एनालिसिस बेस्ड ऑन द स्टेट इक्वेशंस इज नोन एज स्टेट वेरिएबल मेथड ऑफ एनालिसिस। देखिए इस क्वेश्चन में जो ये आपको दिया है ये ट्रू है, बिकॉज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इजिली प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर सॉल्यूशन। ये भी ट्रू है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एक सिंथेसिस होता है, एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब उसको आप डीपली जाके स्टडी करते हो, ठीक है। तो ये मेनली स्टेट वेरिएबल मेथड ऑफ एनालिसिस होता है जो स्टेट इक्वेशन से बेस्ड होता है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो कंप्यूटर सॉल्यूशन के लिए यूजफुल होती है। यस। नेक्स्ट है, टनल डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज द टनल डायोड इज मेड ऑफ डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स, ये ट्रू है। देखिए जो आपका टनल डायोड होता है इसको हम इसाकी डायोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसाकी डायोड भी कहते हैं। और ये एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है विद नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, टनल डायोड एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है which has a negative resistance, जिसका negative resistance होता है, and it is a heavily doped PN junction। mainly ये heavily doped PN junction होता है, heavily doped PN junction होता है, forward biased होता है। और दूसरा इसमें जो कैरियर्स होते हैं ये पंच थ्रू करते हैं, हिट करते हैं, पंच थ्रू करते हैं जंक्शन में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी काइनेटिक एनर्जी। इसमें टनलिंग इफेक्ट होता है। टनल डायोड में कौन सा इफेक्ट रोल प्ले करता है, टनलिंग इफेक्ट, क्योंकि इसमें पंच थ्रू इफेक्ट होता है। जो कैरियर्स होते हैं ये पंच करते हैं, पंच थ्रू दी जंक्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम टनलिंग इफेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से होता है कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज जब रिड्यूस होता है तो फॉरवर्ड करंट आपका इंक्रीज होता है। जब फॉरवर्ड वोल्टेज रिड्यूस होता है तो इट इंक्रीजेस दी फॉरवर्ड करंट,
ठीक है, आपने देखा भी होगा कि टनल डायोड का इफेक्ट, ये जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से होता है ना, टनल डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं आपको यही बता रही हूँ। तो ये टनल डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह यूज नहीं करते हैं। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रेक्टिफायर तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, क्योंकि टनल डायोड डीजनरेट सेमीकंडक्टर्स का बना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है। नेगेटिव रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है आपका द वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ना द वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू अक्रॉस एनी सेमीकंडक्टर जंक्शन भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगी और इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा, इट विल बी इन द वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू, ये सेम फेज में होगा। ये मुझे आप नेगेटिव रेजिस्टेंस की डेफिनेशन उसमें लिख के लाएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट इन टनल डायोड, ये मुझे आप बताइएगा। डीजेनरेट सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखिए डीजेनरेट सेमीकंडक्टर एक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हाई लेवल ऑफ डोपिंग यूज की जाती है जी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाई लेवल ऑफ डोपिंग विद सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन, इसमें आप कह सकते हैं कि ये मैं चेंज कर देती हूँ। डीजेनरेट का मतलब होता है कि इसमें हम हाई लेवल ऑफ डोपिंग यूज करते हैं। ठीक है, विद द सेम विद द सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन डोपेंट्स। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डीजेनरेट का मतलब ये भी होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मटेरियल्स में जो एटम होता है, यानी कि मेटल एंड सेमीकंडक्टर, वो वाइब्रेट करते हैं और कैरियर्स को स्कैटर करते हैं एंड दे डिक्रीज इन द मोबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स में अभी आपको कैसे बताऊं, इधर तो जगह नहीं है। आप इतना याद रखिए कि टनल डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह कभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डीजेनरेट सेमीकंडक्टर का बना होता है, मतलब मेटल एंड आप कह सकते हैं कि विद मटेरियल जो होता है इट एक्ट्स मोर लाइक अ मेटल देन एज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेटल ये होता है। और इसमें ये भी हो जाएगा आपका कि हम ये भी बोलेंगे कि इसमें हाई लेवल ऑफ डोपिंग होती है। ठीक है, जिसमें कि डोपेंट्स के बीच में सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन होता है। और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे ले लूँ, तो जब आप इसमें डीजेनरेट सेमीकंडक्टर है जैसे, तो डीजेनरेट सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जो एटम्स होते हैं मटेरियल में, यानी कि मेटल एंड सेमीकंडक्टर, इसके जो एटम्स होते हैं इनमें दे वाइब्रेट। ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। दे वाइब्रेट मोर एंड मोर एंड स्कैटर द फ्री कैरियर्स, और क्या करते हैं? फ्री कैरियर्स को बिखेर देते हैं। स्कैटर दी फ्री कैरियर्स, फ्री कैरियर्स को स्कैटर कर देंगे एंड मोबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। अभी आप इतना ही याद रखिए। तो डिक्रीज इन मोबिलिटी इज नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन द डेंसिटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स का बना होता है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, जिसकी वजह से एटम्स जो होते हैं मेटल एंड सेमीकंडक्टर के, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर एंड मोर व्हिच causes scattering of the free charge carriers, thereby decreasing the mobility। ठीक है, एंड इसीलिए जब मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिकोडर इज सिमिलर टू अ डीमल्टीप्लेक्सर एंड देयर इज नो डेटा इनपुट इन अ डिकोडर। देखिए इसमें जो ये आपका डिकोडर है, अगर मैं जैसे डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर, देखिए मल्टीप्लेक्सर मीन्स क्या होता है? मैनी इंटू वन। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मैनी इंटू वन होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम उसमें मैनी इनपुट्स को एक कॉमन लाइन के थ्रू पास करते हैं, यही करते हैं ना। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये मतलब आप कह सकते हैं कि डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो कि बाइनरी को, देखिए मैं ऐसे बता देती हूँ, जैसे ये आपका डिकोडर है, तो डिकोडर क्या करता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये, जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट करता है? फ्रॉम एनकोडेड इनपुट्स, यानी कि फ्रॉम एनकोडेड इनपुट्स, एनकोडेड इनपुट से ये मैक्सिमम ऑफ फ्रॉम इट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनकोडेड इनपुट्स टू अ मैक्सिमम ऑफ टू टू द पावर एन यूनिक आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है, यही करता है ना ये। अब अगर मैं इसका अब आपको डायग्राम बताऊं, देखिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम कैसा है? ये है 2 to 4 डिकोडर।
ठीक है, इसमें आपने मान लीजिए 2 इनपुट्स लगाए x1 x2, तो यहाँ पे इसके 4 आउटपुट्स आ गए, y0 y1 y2 y3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनेबल इनपुट है, तो ये तो डिकोडर का हो गया। दूसरा आपका क्या है, आपका है ये 1x4 डीमक्स, 1x4 डीमक्स। डीमक्स क्या करेगा, रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस तक जो ओरिजिनल मैसेज है वो पहुंचाता है, अगर मैं कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज में बोलूँ। ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसमें आपने क्या करा, इनपुट डेटा लिया और उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट लाइंस लगाई S1 S0, और फिर यहाँ पे इसके भी 4 आउटपुट्स आ गए, 4 आउटपुट्स आ गए। तो ये कह रहा है डिकोडर इज डिसिमिलर टू मल्टीप्लेक्सर, ये फॉल्स है। एक मिनट रुकिए, 34 का सी, ए इज ट्रू, हाँ सॉरी, ये इसका सी ऑप्शन होगा, ये जो ये आपका, हाँ जी, जो ये आपका डिकोडर है, इट इज डिसिमिलर टू डीमल्टीप्लेक्सर, ये ट्रू है। दिस इज ट्रू बिकॉज देर इज नो डेटा इनपुट इन अ डिकोडर। फॉल्स, डिकोडर में डेटा इनपुट है, देखिए आप इसका डायग्राम देखिए, देयर इज अ डेटा इनपुट इन अ डिकोडर। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है आप कह सकते हैं कि ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो डीमल्टीप्लेक्सर ऑन द अदर हैंड इट इज द, आप कह सकते हैं कि ये आपका उसका बिल्कुल ही अपोजिट है मल्टीप्लेक्सर का, वो मैनी टू वन होता है, ये वन टू मैनी होता है। तो ये सिंगल इनपुट लाइन लेता है, इट टेक्स अ सिंगल इनपुट लाइन एंड रूट्स इट टू वन ऑफ द सेवरल डिजिटल आउटपुट लाइन्स। मतलब इसमें डीमल्टीप्लेक्सर को हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्टर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन 8085 म्यूपी एंड मेमोरी, chip enable input of memory is connected to IO bar M of microprocessor। देखिए इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या दिया है, बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर इज इनेबल्ड फॉर डेटा ट्रांसफर व्हेन IO M bar goes high। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए मैं बताती हूँ। इसमें मैं कौन सा मार्क करूँ, देखिए इसमें जो है आप ये कह सकते हैं चिप इनपुट जो है ये एक्टिव लो सिग्नल होता है, दिस इज एन एक्टिव लो सिग्नल। ठीक है, एंड इसमें आप देखिए ये जो IO M bar है, इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल है ये, तो ये लो कब होगा, इट गोज लो व्हेन देयर इज गोइंग टू बी डेटा ट्रांसमिशन टू दी मेमोरी। जब डेटा को आप ट्रांसमिट कर रहे हो मेमोरी में, व्हेन देयर इज अ डेटा ट्रांसमिशन टू मेमोरी। और दूसरा ये हाई कब होगा, इट गोज हाई, ये हाई कब होगा, व्हेन देयर इज अ हाई इनेबल, when it enables data transmission to IO device। जब इसमें डेटा ट्रांसमिशन IO डिवाइस में होगा, ठीक है, जब ये IO डिवाइस में जाएगा डेटा तब ये हाई होगा, और जब ये मेमोरी में जाएगा तब ये लो होगा। तो इसीलिए कह रहा है इट इज इनेबल्ड फॉर डेटा ट्रांसफर व्हेन IO M bar goes हाई। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक्चुअली लो दिखा रहा है, डेटा ट्रांसमिशन टू मेमोरी में जा रहा है ना, तो ये लो है। हाई कब होगा, जब ये IO डिवाइस में जाएगा, तो इसीलिए इसका ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है 36 का है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड इन सी। देखिए ये होता है, ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्ट्रक्ट होता है, चार स्ट्रिंग इंट आई, स्कैन है, प्रिंट ऑफ, रिटर्न 0 विल कॉज कंपाइल टाइम एरर। ये कुछ है इसमें एरर है, ये ट्रू है आपका। ठीक है, बिकॉज व्हेन पॉइंटर इज नॉट इनिशियलाइज एंड इट होल्ड्स गार्बेज वैल्यू। एक्चुअली क्या है कि ये दोनों आपके ट्रू हैं, ये दोनों आपके ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए इसका ये टू ऑप्शन होगा। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, ये बोथ ए एंड आर ट्रू एंड और इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखिए, इन एन इम्पेक्ट डायोड, इम्पेक्ट डायोड की फुल फॉर्म क्या होती है, इम्पैक्ट एवलांचे ट्रिगर्ड ट्रांजिट टाइम डिवाइस, यही होती है ना। इम्पैक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड इन एन इम्पेक्ट डायोड फॉर ट्रांजिट एंगल लार्जर देन पाई एंड अप्रोचिंग टू 3 पाई बाय 2 द नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इंक्रीजेस रैपिडली। ये ट्रू है बिकॉज द इम्पेक्ट डायोड कंसिस्ट्स ऑफ ए हाई डूपिंग एवलांचे रीजन्स फॉलोड बाय ड्रिफ्ट रीजन। ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब ये टू है, और इसका यहाँ पे भी टू था ना। देखिए इम्पेक्ट डायोड मतलब होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ हाई पावर सेमीकंडक्टर डायोड। ये एक एक्चुअली हाई पावर सेमीकंडक्टर डायोड होता है। अगर आप देखिए ये होता है, मान लीजिए ये साइकिल है, तो 0 पाई 2 पाई, यहाँ बीच में कितना होगा 0 प्लस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पे एंगल कितना होगा
3π/2 होगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना, ठीक है। तो ये मेनली हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। कहाँ? ये जो आपका इम्बेड डायोड है ये कहाँ यूज होता है, देखिए मैं बताती हूँ। इट इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव डिवाइसेस में यूज होता है। एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस है, ये ऑसिलेटर्स और एम्पलीफायर्स में भी यूज होता है। ये 3 to 100 गीगाहर्ट्ज में ऑपरेट करता है। तो इसके बारे में जो ये लिखा है कि ट्रांजिट एंगल है लार्जर देन पाई से ज्यादा and approaching to 3π/2 the negative resistance of diode increases rapidly। इस पीरियड में जो नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये हाई डूपिंग एवलांचे रीजन का पता है। एवलांचे रीजन में क्या होता है, वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज लगती है ना, फॉलोड बाय ड्रिफ्ट रीजन। आपने पढ़ा होगा ना, ये P+I+P+N+ स्ट्रक्चर होता है, एक बार चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है अ PI कंट्रोलर इंट्रोड्यूसेस अ पोल इन द सिस्टम, ठीक है, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द ऑर्डर एंड टाइप ऑफ सिस्टम बाय 1, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, because the increase in the type of the system ensures a decrease in the steady state error of the system। देखिए जो ये आपका PI कंट्रोलर होता है ना, ये क्या होता है, ये एक फीडबैक कंट्रोल लूप होता है। दिस इज अ फीडबैक कंट्रोल लूप जो कि एक एरर सिग्नल कैलकुलेट करता है। ये क्या करता है, इट कैलकुलेट्स एन एरर सिग्नल। ये एरर सिग्नल कैलकुलेट करता है बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, जो कि क्या है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए कि ये जो PI कंट्रोलर है इसका एडवांटेज क्या है, जीरो स्टेडी स्टेट एरर। जैसे इसने बोला ना, इसका जो स्टेडी स्टेट एरर होता है ये जीरो होता है, एंड स्टेबिलिटी और मैक्सिमम पीक ओवरशूट ये बेटर देन इंटीग्रल ओनली कंट्रोलर में होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशंस होते हैं, ये PI कंट्रोलर कहाँ यूज होता है, मेनली स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशंस में ये यूज होता है। और इसमें स्टेबिलिटी और मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज बेटर देन इंटीग्रल ओनली कंट्रोलर। ये स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, एंड वी कैन नॉट यूज PI कंट्रोलर फॉर स्लो मूविंग प्रोसेस। स्लो मूविंग प्रोसेस के लिए यूज नहीं होता। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका 1 है। इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है कि जैसे जैसे आप टाइप ऑफ सिस्टम इंक्रीज करोगे 1/s², 1/s³, as you are going to increase the number of poles on the origin, there is a decrease in the steady state error of the system। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड टेक्निक्स कह रहा है ये, ठीक है। ब्रॉडबैंड टेक्निक्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल्स वेदर एनालॉग और डिजिटल। ये ट्रू है, बिकॉज ब्रॉडबैंड टेक्निक्स आर यूज वेयर सिग्नल्स आर इनकम्पैटिबल विद द बेसबैंड ट्रांसमिशन मीडिया। ये भी ट्रू है। देखिए ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है, ब्रॉडबैंड इज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट से कई जगह पे ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे आपका टीवी केबल है, ये एनालॉग ट्रांसमिशन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल डिजिटल ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैसेज सिग्नल जो होता है आपका, अगर हम बात करें तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो ये कह रहा है कि हम इसमें एनालॉग डिजिटल दोनों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सिग्नल्स जब बेसबैंड ट्रांसमिशन मीडिया के साथ मैच नहीं करते तब हम ब्रॉडबैंड टेक्निक्स यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है, तो इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रॉडबैंड में हम सिंगल मीडियम ही यूज करते हैं ना, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि नेक्स्ट है एटीन्यूएशन एंड डिस्पर्जन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल इन द ऑप्टिकल फाइबर्स। देखिए ये बिल्कुल ट्रू है। एटीन्यूएशन इज द लॉस ऑफ सिग्नल थ्रू फ्री स्पेस। अल्फा इज इक्वल टू 10 log base 10 P आउटपुट बाय P इनपुट समथिंग होता है ना, P आउटपुट इज इक्वल टू P इनपुट e⁻ अल्फा एल। तो इनके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं जब सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपेगेट करता है, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल का जो डिग्रेडेशन होता है, द लॉस ऑफ द सिग्नल क्वालिटी और द लॉस ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ इज डिग्रेडेशन। तो जब उसमें डिग्रेडेशन होता है, लॉस होता है, तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्ट्रक्चरल imperfections ऑफ द फाइबर मटेरियल। ये करेक्ट है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये गलत है। मतलब ये इसका सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल में डिग्रेडेशन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है, एटीन्यूएशन भी होता है, लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन से तो उसमें इम्प्योरिटीज आती है ना। डिग्रेडेशन का भी मतलब नहीं, इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस होती है स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन से। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इम्प्योरिटीज आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस ऑफ फाइबर मटेरियल। हालांकि ये सही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग मटेरियल्स आर गिवन
इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बैंड गैप। देखिए जर्मेनियम का 0.7 वोल्ट होता है, कार्बन का होता है 5.5, सिलिकॉन कार्बाइड का होता है 2.36, ये सिलिकॉन कार्बाइड का है, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का है 6। ठीक है, आप कह सकते हो कि बैंड गैप जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। तो हाँ जी, तो अगर मैं बोलूं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1, क्योंकि पहले क्या है आपका 0.7, फिर है आपका सिलिकॉन कार्बाइड 2.36, फिर 5.5, फिर 6 eV। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 फॉरवर्ड पाथ्स होंगे, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है 4 फॉरवर्ड पाथ्स कौन से हैं। एक तो ये है, फर्स्ट है आपका G1, G2, G3। सेकंड कौन सा है आपका, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका G4। ठीक है, थर्ड कौन सा है आपका, थर्ड है आपका ये G1, ये G1, ये जो है ना ये G1 है। ठीक है, और फोर्थ है ऑप्शन आपका ये G3, नहीं एक मिनट, G1 G4 तो हो गया, ये G1 G2 G3 हो गया, ये G1 हो गया, ये आपका G4 हो गया, और एक आपका जो होगा, नहीं यहाँ से तो नहीं चलेगा, एक होगा आपका G1 G2 G4, G1 G2 और ये G4, ये वाला G1 G2 G4। ठीक है, तो ये आपका हो गया G1 G2 G4। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 2 फीडबैक लूप्स हैं इसमें, 2 तो इसमें फीडबैक लूप्स होंगे। कौन से हैं वो फीडबैक लूप्स, एक है आपका G4H2, एक तो है आपका माइनस G4H2, और दूसरा है आपका माइनस G2H1। ठीक है, और इसमें कोई भी नंबर ऑफ टचिंग लूप्स, कोई लूप, दो लूप, कोई नंबर ऑफ टचिंग लूप, कोई लूप इसमें है ऐसा, इसमें नो टचिंग लूप्स हैं, नो टचिंग लूप्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 3, मतलब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सर्विसेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरप्ट नंबर इन सी। देखिए इस क्वेश्चन में इसका जो है पहले प्रिंट स्क्रीन सर्विस होती है, फिर वीडियो डिस्प्ले सर्विस होती है, फिर उसके बाद आपका मेमोरी साइज सर्विस आता है, फिर कीबोर्ड सर्विस आता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि BCD है। नेक्स्ट है फॉलोइंग मिनरल्स मटेरियल्स आर गिवन, अरेंज देम इन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी साइमन्स पर मीटर है, आपने पढ़ा है सिग्मा इज इक्वल टू NQ म्यू एन एंड सिग्मा इज 1/रो। रेजिस्टिविटी होती है ना ये, तो सी वाटर जो है इसका जो होती है कंडक्टिविटी 5 सीमेंस पर मीटर होती है, ग्रेफाइट की होती है 2 × 10⁵, और ब्रॉन्ज की होती है 12 × 10⁶, और जो आपका ये टंगस्टन है इसका होता है 1.8 × 10⁷ सीमेंस पर मीटर। ठीक है, तो आप देखिए इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सीक्वेंस का ये थर्ड, मतलब इसने बोला है असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले आपका 5 आया, फिर आपका क्या आया B ग्रेफाइट आया, ठीक है, फिर आपका आया C ब्रॉन्ज आया, फिर आपका कितना आया, एक मिनट, ब्रॉन्ज का कितना है ये 1.8 × 10⁷, दैट मींस इतना है, और ये इतना है, हाँ वो 18 × हाँ ठीक है, तो ये आपका ये हो गया टंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द बिलो मेंशन ट्रांसमिशन लाइंस इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए पहले इंक्रीजिंग में पहले पैरेलल वायर होता है, ये किलोहर्ट्ज में होता है, फिर वेव गाइड होता है जो 40 गीगाहर्ट्ज तक होता है, इंक्रीजिंग कह रहा है ना ये। डी में ये है फ्लेक्सिबल कोएक्शियल केबल्स और है रिजिड कोएक्शियल केबल्स। वैसे कोएक्शियल केबल 0 to 18 गीगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो आंसर की मैं देख रही थी कहीं से मुझे मिला था, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है वो है आपका सेकंड ऑप्शन बी सी, नहीं ठीक है, बी सी इसका 40 गीगाहर्ट्ज होता है ना, तो कोएक्शियल केबल का 0 to 18 गीगाहर्ट्ज होता है कोएक्शियल केबल का, जिसमें से कि आपका जो रिजिड है, रिजिड मतलब बहुत मजबूत, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इसीलिए ये आएगा, फिर ये वेवगाइड की 40 गीगाहर्ट्ज होती है, तो सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए मैं ये थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ। एंटीनाज आर यूज्ड फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, देयर साइज डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द साइज ऑफ एंटीना, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, दे वर्क ऑन मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर फील्ड थ्योरी, देयर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस, AM FM एंड सैटेलाइट, दीज वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस वेव नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं,
ये होता है आपका ओमेगा नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, डायरेक्शन बताता है ना ये वेव की। स्टैंडर्ड रेफरेंस एंटीना डायरेक्टिव गेन के लिए आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है, क्योंकि आइसोट्रोप ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न भी देता है और ये स्टैंडर्ड एंटीना है। रेफरेंस हम कोई भी एंटीना जब कंपेयर करते हैं तो इसी एंटीना के को रेफरेंस मान के करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये आपकी वेक्टर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, मैंने आपको बताया भी होगा, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एच एंड डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस गामा स्क्वायर ई, यही होगा ना, माइनस तो गामा। तो ये आपका वेक्टर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। इसमें जो मुझे इक्वेशन आती है, पॉइजन्स इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस रो बी बाय एप्सिलॉन। डिफ्यूजन इक्वेशन होती है कुछ आपकी, याद कर लीजिए, डेल फाई बाय डेल टी ऑफ आर कॉमा टी एंड दिस इज इक्वल टू डेल डॉट डी फाई कॉमा, आप कह सकते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ फाई कॉमा आर ग्रेड फाई, और ये हो जाएगा आपका आर कॉमा टी, आर कॉमा टी। ठीक है, और जो आपका कूलम्स गॉज इक्वेशन है, ठीक है, ये होता है आपका डेल स्क्वायर फाई प्लस, इसको आप बोल सकते हैं डेल डेल टी ऑफ डेल डॉट ए, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। तो आपकी ये वेक्टर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिसको हम वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, एफ एन ऑफ ए हाफ वेव डाइपोल, हाफ वेव डाइपोल मतलब लेंथ लैम्डा बाई 2 है। तो डायरेक्टिविटी डी निकालनी है, डीवीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखिए ये आपको पैरा में कुछ नहीं दिया है, आपको पैरा में निकालना है। ये जनरली 10 log बेस 10 डी होता है ना डायरेक्टिविटी, अगर डीबी में निकालोगे जनरली इसका 2.15 डीबी आंसर होता है हाफ वेव डाइपोल का, आइसोट्रोपिक का 1 होता है ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना इज नॉट अ वाइड बैंड एंटीना। देखिए हेलिकल एंटीना गिव सर्कुलरली पोलराइज्ड सिग्नल यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मार्कोनी आपका वाइड बैंड एंटीना नहीं होता है, ये ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न देता है, दिस इज ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है, दिस इज ओमनी डायरेक्शनल। डिस्कॉन जो होता है ये यूएचएफ में यूज होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। फोल्डेड डाइपोल अगर आप देखें तो ये लॉक फोल्डेड डाइपोल की जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, 73 ओम्स होता है, तो ये इसमें नहीं आता है। लॉग पीरियोडिक एंटेनाज में शायद ये यूज होता है, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेनली ये 4th ऑप्शन है जो मैंने गलत करा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो पूछा है क्वेश्चन उसका आंसर भी लिखिएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, ओके।